पुरुष प्रधान समाज या व्यवस्था जब किसी व्यक्ति, विशेषकर स्त्री को, अपने से आगे बढ़ते या लीक से हटकर चलते देखती है, तो उसके आत्मसम्मान को अपराध का नाम दे देती है। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। नमस्कार। कहानी गोल्ड में आप सुनिए डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी उनका अपराध। दोस्तों, डॉक्टर रंजना जायसवाल जी समकालीन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कवित्री, कथाकार, उपन्यासकार और स्त्री विमर्श की सशक्त लेखिका हैं। गोरखपुर में रहते हुए उन्होंने साहित्यिक संस्था सृजन के माध्यम से अनेक साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन किया और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे अध्यापन कार्य से भी जुड़ी रही हैं। उनकी कविताएं, कहानियां, लेख और समीक्षाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। तो आइए सुनते हैं उनका अपराध, मेरी यानी रुचिका की आवाज में। पड़ोस के घर में मची चीख पुकार से रमा की नींद उचट गई। लो, फिर शुरू हो गया महाभारत। ये गरीबों के लिए बने सरकारी आवास भी विचित्र होते हैं। सबकी दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। रात में एक घर में चम्मच गिरे तो दूसरे घर तक आवाज जाए। दिन में भी कोई अपने घर में आराम से नहीं सो सकता। सड़क पर खेलते बच्चों की आवाजें सीधे सिर में आकर लगती हैं। कभी कभी तो वह झल्ला जाती है, पर करे क्या। निजी स्कूल की अध्यापिका होने के नाते कहीं और घर लेने की उसकी हैसियत भी तो नहीं। किसी तरह से गरीब वर्ग के लिए बने हुए इसी सरकारी घर को ले पाई। वह इसी में खुश है कि कम से कम अपना घर तो है। पर जब रिश्तेदारों को मुंह बनाता देखती है तो उसे दुख होता है। सबके पास बड़े भवन और बड़ी गाड़ियां हैं और भी दुनियावी बहुत कुछ। वे अपने को महान, सफल और संपूर्ण मानते हैं तो ठीक है ना, पर उसे तो इन सारी दुनियावी संसाधनों की कोई लालसा नहीं। उसके पास जरूरत का सब कुछ है, अधिक नहीं तो कम भी नहीं, और वह इसी में खुश है। वह शांति और सुकून से अपना अध्ययन, अध्यापन और लेखन का कार्य करती है। पर पड़ोस से आती आवाजें उसकी शांति और अध्ययन में बाधा डालती हैं। आज फिर पड़ोस की ममता जी को उनका बेटा डांट रहा था। ममता जी की उम्र यही कोई 60 साल की होगी। वे उसी के विद्यालय की अवकाश प्राप्त शिक्षिका हैं। उसी की तरह के आवास में अकेली रहती हैं। कभी कभार उनका बेटा आता है और बात बात पर चीखता चिल्लाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि वह किस अधिकार से ममता जी पर चिल्लाता है। वह न तो उनके पास रहता है, न उनको अपने पास रखता है, न उनकी देखभाल करता है। फिर क्यों? आवाजें तेज होती जा रही। रमा अपने घर से निकलकर उनके घर आ गई। आज उनके बेटे की खबर ली। बेटा ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और उसके सामने अपराधिनी की तरह ममता जी खड़ी थी। उसे देखकर उन्होंने कहा, रमा जी आप बैठिए, मैं नहा कर आती हूँ। वह यही तो चाहती थी कि उनके बेटे के साथ अकेले में बात करने का मौका मिल जाए। उसने उससे बातें शुरू की। तुम अपनी माँ को अपने पास क्यों नहीं रखते? इस उम्र में अकेली रहती हैं, खुद बनाती खाती हैं, अक्सर बीमार हो जाती हैं। कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? वह झल्लाकर बोला, ये अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। जो बोया है वही तो काटेंगी। अकेले का जीवन चुना था, अकेले रह रही हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें जन्म दिया है, माँ है तुम्हारी। इस उम्र में उनकी देखभाल करना तुम्हारा दायित्व है। सिर्फ जन्म देने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती आंटी। बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है। माना 7 साल की उम्र तक इन्होंने ही पाला, पर उसके बाद तो पिता के साथ रहा। तमाम दुख झेला, सौतेली माँ के अत्याचार सहे। कितनी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है?
जो मैं इनके लिए कुछ करूं। कच्ची उम्र और बेरोजगारी में बिना पति के किसी सहयोग के 7 साल तक बच्चा पालना आसान समझते हो तुम? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी बेटा पाल रहा हूँ। सब पालते हैं। तुम पुरुष हो, 35 साल के हो, पत्नी का साथ है, अच्छी नौकरी में हो। क्या उनकी और तुम्हारी स्थिति में समानता है? फिर क्यों उनसे तुलना कर रहे हो? उन्होंने आपको उल्टी सीधी कहानी सुनाई होगी, इसलिए आप उनके पक्ष में बोल रही हैं। मैं सच के पक्ष में बोल रही हूँ। तुम पत्नी के साथ इसी घर में आकर क्यों नहीं रहते? पिताजी नहीं चाहते। फिर घर भी तो छोटा है। तो ठीक है, इन्हीं को अपने घर ले जाओ। पत्नी नहीं चाहती, उसे आजादी पसंद है। चलो इतना तो कर सकते हो कि खाना बनवा कर पहुंचा दिया करो। थोड़ी दूर पर ही तो रहते हो। बेटा छोटा है, पत्नी इतना खाना कैसे बनाएगी? माँ के लिए 2 रोटियां नहीं बना सकती? नहीं, ससुराल पक्ष का कोई ना कोई हमेशा मेरे घर रहता है। रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा रहता है। वह बेचारी अकेले कितना काम करेगी? तभी तो कह रही हूँ इन्हें साथ रखो, कम से कम बच्चा तो देखेंगी। यह संभव नहीं। अपनी प्राइवेसी भी तो कोई चीज है। फिर इन्होंने तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी ली है। अब हम लोग तो अपने हिसाब से जी। अपनी मर्जी से का क्या मतलब है? मतलब मुझे छोड़कर अकेले, आजादी से, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। बात अभी अधूरी ही थी कि ममता जी बाथरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। बेटे की आखिरी बात उन्होंने सुन ली थी। कुर्सी पर बैठते हुए दुखी स्वर में बोली, तुम भी अपने पिता की तरह बार बार मुझे पर दोषारोपण करते हो। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तुम्हारे ही पिता तुम्हें धोखे से उठा ले गए थे। फिर दूसरी शादी भी कर ली, कई बच्चे भी पैदा कर लिए। फिर भी वह निर्दोष और मैं दोषी। मैं उस समय कम उम्र, कमजोर, बेरोजगार, अकेली और मजबूर थी। कुछ न कर सकी। तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी। वे मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। पर तुम क्यों नहीं आ गए मेरे पास? क्यों नहीं जिद की मेरे पास आने के लिए? 7 साल के थे, सब कुछ समझने लगे थे। बड़े होकर भी नहीं आए। क्यों पिता की बात को मन में बिठा लिया कि मैंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तुम्हें त्याग दिया था? कभी जानने समझने की कोशिश तो की होती। ये सब बहाना है। आपने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ही मुझे छोड़ा था। यह तुम्हारे पिता की जुबान है, उन्हीं की भाषा है। क्या कभी उनसे भी प्रश्न किया कि तुम्हारे रहते उन्होंने दूसरा विवाह क्यों किया? वह भी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए। उनके इस गैर कानूनी कदम का तो तुम समर्थन करते रहे हो। अपनी अवैध दूसरी माँ का तो तुम सम्मान करते हो। फिर मुझी से सौतेला व्यवहार क्यों? इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। उन्होंने मुझे पाला भी तो है। और मैंने कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं किया है। इसलिए आपका मुझ पर कोई हक नहीं। वह फिर अपने उसी राग पर आ गया। उनकी बातचीत से रमा समझ गई थी कि वह ममता जी के अतीत के उस दुखद प्रसंग को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उनकी जिम्मेदारी उठाने से बचना चाहता है। वह बिल्कुल अपने पिता पर गया था। उसके पिता ने भी तो अपनी अवैध दूसरी शादी और उससे उत्पन्न बच्चों को जायज करार देने के लिए ममता जी को महत्वाकांक्षी व कटकरेजी करार दे दिया था। कितना विचित्र है यह समाज, जहां स्त्री की जायज महत्वाकांक्षा भी अपराध बन जाती है, जहां अवैध रिश्ते रखने वाला पुरुष सम्मानित है पर संघर्ष करती स्त्री चरित्रहीन, जहां पुरुष की दैहिक जरूरत जायज और स्त्री की नाजायज समझी जाती है, जहां बच्चों वाला पिता शान से दूसरी शादी करता है पर बच्चे वाली स्त्री को कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता। करता भी है तो अपनी इस महानता के पैरों तले स्त्री और उसके बच्चे को आजीवन दबाए रखता है। कितनी दोहरी नीति है इस समाज की। ममता जी का बाल विवाह कर दिया गया।
किशोर अवस्था में मां बना दिया गया। 7 साल तक बच्चा 7 साल तक बच्चा पलवाकर फिर बच्चे को अगवा करके अपना दूसरा विवाह कर लिया गया। फिर भी समाज उन्हीं से प्रश्न करता रहा, दोषारोपण करता रहा। अब बेटा भी उन्हें ही दोषी कह रहा है। क्या था ममता जी का अपराध? बस यही ना कि उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी, पढ़ाई पूरी की, अपने पैरों पर खड़ी हुई, समाज का अकेले दम सामना किया। अगर वे आत्महत्या कर लेती तो शायद यह समाज उनका गुणगान करता, बेटे के मन में भी उनके प्रति सम्मान होता। पर ममता जी कायर नहीं थी और यही उनका अपराध था। उनकी महत्वाकांक्षा भी क्या थी? अधूरी पढ़ाई पूरी करना, ताकि अपने पैरों पर खड़ी होकर सम्मान से जी सकें। हद है कि इसी को अपराध बना दिया गया। यदि वे चरित्रहीन होती या उनका किसी के साथ अवैध रिश्ता होता तो एक बात समझ में आती, पर मानवीय अधिकार मांगना ही जब अपराध बना दिया जाए तो इसे जाति ही कहेंगे। और इस जाति का शिकार ममता जी आजीवन होती रही। रमा लेखिका है, इसलिए ममता जी का मूल्यांकन वह तैराक की तरह नहीं कर पाई। वह गोताखोर की तरह उनके अंतःस्थल तक पहुंची थी और वहां हाहाकार करती स्त्री को देखकर दंग रह गई। बरसों बाद बेटा मिला था, इसलिए ममता जी मोहग्रस्त हो गई थी, पर बेटे को उनसे कोई मोह नहीं था। फिर उस पर पिता का भी दबाव था, जो नहीं चाहता था कि ममता जी से वह जा जुड़े। रमा ने कई बार उन्हें समझाया था कि पेड़ से टूट गए पत्ते फिर से डाल पर नहीं लगा करते, पर उन्हें अपनी अच्छाई पर अतिरिक्त विश्वास था। उन्हें लगता था कि बेटा उनका अपना रक्त है, उन्हें समझेगा, पर वे भूल गई थीं कि उसमें पिता का अंश ज्यादा है, संस्कार भी। फिर जिसकी परवरिश ही उनकी खिलाफत से हुई थी, वह उनके दुख दर्द को क्यों कर समझता। ये थी दोस्तों कहानी उनका अपराध, जो लिखी है डॉक्टर रंजना जायसवाल जी ने। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।